गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सोल्वेशन एनर्जी विलायकन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। सोल्वेशन एनर्जी क्या थी कि यदि किसी आयनिक यौगिक को ध्रुवीय विलायकों जैसे जल अमोनिया में अगर अपन घोलते हैं तो जो विलायक के अणु आयनिक यौगिक में आयनों के मध्य जो बंध उपस्थित होते हैं वो तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि प्रत्येक आयन के चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको अपन क्या कह रहे थे, विलायक योजन या सोल्वेशन। ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी काम आ रही थी, ठीक है, या फिर जो भी एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको अपन क्या कहते हैं, सोल्वेशन एनर्जी या फिर विलायकन ऊर्जा। उसके बाद में अपन ने आयनिक यौगिकों की विलेयता के बारे में पढ़ा था कि किसी भी आयनिक यौगिक को घुलने के लिए ये आवश्यक है कि विलायक ऊर्जा का मान चालक ऊर्जा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है। जिस आयनिक यौगिक की विलायक ऊर्जा का मान चालक ऊर्जा से अधिक होता है वही आयनिक यौगिक है जो कि ध्रुवीय विलायकों में घुलित होते हैं या सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आयनिक यौगिकों को विलेयता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है विलायक का पैरावैद्युतांक। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ऑफ सॉल्वेंट। यह वह विलायक जिसके पैरावैद्युतांक का मान ज़्यादा होता है उसमें आयनिक यौगिक आसानी से घुल जाते हैं। ये अपन ने पिछली बार भी देखा था कि बेंजीन के पैरावैद्युतांक का मान 22 होता है, जबकि जल के पैरावैद्युतांक का मान क्या होता है, 80 होता है। इस वजह से जल के अंदर जो आयनिक यौगिक है वो आसानी से घुल जाते हैं। आयनिक आवेश को उदासीन करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, पैरावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है। मतलब आयनिक जितना अगर कोई भी सॉल्वेंट किसी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में वो आयनों में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो आयनों में कन्वर्ट होने के बाद में उन आयनिक पावर्स को, उन आयनिक चार्ज को जो न्यूट्रलाइज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, पैरावैद्युतांक। ठीक है। आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। इस बल को उच्च पैरावैद्युतांक वाले विलायक आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है। जिस सॉल्वेंट के पैरावैद्युतांक का मान ज़्यादा होता है वो इस बल को, जो कि आयनिक कंपाउंड के बीच में होता है, आयनों के बीच में होता है, वो आसानी से तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद में वो आसानी इसके अंदर घुल जाते हैं। नेक्स्ट है कि आयनों के मध्य आकर्षण बल व पैरावैद्युतांक के मध्य संबंध। ठीक है। अगर अपन दोनों के आयनों के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक के बीच में अगर अपन रिलेशनशिप देखें तो क्या होता है कि ई समानुपाती 1/E0। ठीक है। जहाँ ई है Q+Q- अपॉन 4πr E। ठीक है। Q+ है धनायन परावेश, Q- है ऋणायन परावेश, और आर है पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य दूरी, और ई है यहाँ पर पैरावैद्युतांक का, विलायक का पैरावैद्युतांक। ठीक है। विलायक व पैरावैद्युतांक में संबंध, विलायकन ऊर्जा तथा पैरावैद्युतांक में संबंध। ठीक है। अगर अपन सोल्वेशन एनर्जी और पैरावैद्युतांक के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप क्या होता है देखते हैं। ये अपन ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि एच एस एच ई या एस ई। ठीक है। ये तीनों एक ही है, जो एच एस एच ई और एस ई है जो कि सोल्वेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं। तो क्या होती है कि एस ई बराबर Z+Z- E² अपॉन R+R-1 - 1 ठीक है। और एच एस है वो समानुपाती होता है किसके, 1 - 1 के। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि H2O का जो पैरावैद्युतांक है वो कितना है, 80 है, और H2N2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो पैरावैद्युतांक का मान कितना है, 92। अर्थात पैरावैद्युतांक बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है। कि जल का पैरावैद्युतांक 80 होता है तथा H2O2 का पैरावैद्युतांक 92 होता है, फिर भी जल अच्छा विलायक है। ठीक है। अपन कहते हैं कि जिसका पैरावैद्युतांक का मान ज़्यादा होता है वो अच्छा विलायक होता है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है एक्सेप्शन के तौर पर कि
जल का जो पैरावैद्युतांक है वो 80 है, जबकि H2O2 का 92 होना चाहिए, 92 है। तो अच्छा सॉल्वेंट कौन होना चाहिए? H2O2। लेकिन यहाँ पर जल एक अच्छा विलायक की तरह कार्य करता है, क्योंकि H2O2 एक क्या है? परबल ऑक्सीकारक होने के कारण निम्न प्रकार विघटित हो जाता है, अतः अच्छा विलायक नहीं है। ठीक है, मतलब H2O2 क्या है? एक ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या होता है कि खुद ही वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब H2O2 किस में ब्रेक हो जाएगा? एक तो वाटर में, और एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से ये अच्छे विलायक के रूप में काम नहीं आता है। नेक्स्ट है अपना आयनों पर आवेश। जैसे जैसे आयनों पर आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। लेकिन जालक ऊर्जा में अपेक्षाकृत वृद्धि ज़्यादा होती है, अतः विलेयता क्या होती है? घटती है। ठीक है, आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? जालक ऊर्जा और जो जल योजन ऊर्जा है दोनों बढ़ेगी, लेकिन जालक ऊर्जा में अपेक्षाकृत वृद्धि ज़्यादा होती है, अतः विलेयता घटती है। ठीक है, अगर जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो विलायक ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि दोनों क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है कि Na2CO3, Na3PO4 और Na2SO4 जल में विलय। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। वैसे वैसे अगर इनकी बात करें अपन Al2CO3 का होल ट्राइज, AlpO4, Al2SO4 का होल ट्राइज जल में विलय, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। और वैसे अगर अपन बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, और Ca3PO4 का होल ट्राइज का, ये क्या होते हैं? अविलय होती हैं, क्योंकि इनके जालक ऊर्जा का मान बहुत ही ज़्यादा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इस वजह से ये जल में विलय नहीं होती। नेक्स्ट है अपना आयनों का आकार। ठीक है, तो किसी आयनिक यौगिक की विलयता जालक ऊर्जा व जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा आयनों के आकार से संबंधित होती हैं। तो जालक ऊर्जा व आयनों के आकार में क्या संबंध है कि U प्रोपोर्शनल 1/R++R-। ठीक है, तो एक आयनिक यौगिक में R+ इज R-, अतः क्या होगा? अतः U समानुपाती है 1/R- के। अतः जैसे जैसे किसी आयनिक यौगिकों में ऋण आयन का आकार बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा, अतः विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, अगर ऋण आयन का आकार बढ़ता है तो क्या होगा? आयनिक ऊर्जा में जालक ऊर्जा का मान घटेगा, और जालक ऊर्जा का मान अगर घटता है तो विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि LiF, LiCl, LiBr और LiI। ठीक है, तो ऋण आयन का आकार बढ़ रहा है, एफ से अगर आई की तरफ जाए, ठीक है, एफ का सबसे छोटा हुआ, ठीक है, तो और आई का बड़ा हुआ, तो अगर अपन LiF से LiI की तरफ जाए तो क्या होगा? ऋण आयन का आकार बढ़ेगा, तो क्या होगा? जालक ऊर्जा घटेगी, और जालक ऊर्जा घटती है तो विलेयता बढ़ेगी। वैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखे अपन यहाँ पर CSF, CSCl, CSBr और CSI। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ऋण का आकार बढ़ता है, जालक ऊर्जा घटेगी, विलायता भी बढ़ती है। अब है विलायकन ऊर्जा व आयनों के आकार में संबंध की बात करें। ठीक है, अगर अपन सोल्वेशन एनर्जी और से अगर अपन आयनों के आकार की बात करें तो क्या संबंध होगा कि HS समानुपाती 1/R+1/R-। ठीक है, अर्थात आयनिक यौगिक में ऋणायन का आकार बड़ा होने से 1/R- का मान बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अतः क्या होगा? HS समानुपाती 1/R+। इस प्रकार आयनिक यौगिक में धनायन का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है, अतः विलेयता भी घटेगी, क्योंकि धनायन का आकार बढ़ने से उसके जालक ऊर्जा का मान में क्या होगी? वृद्धि होगी, और जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो विलायकन ऊर्जा का मान घटेगा। एक एग्जांपल लेकर बता रखा है कि BeCl2 लेस देन MgCl2 लेस देन CaCl2 लेस देन SrCl2 और लेस देन BaCl2। ठीक है,
अगर अपन BeCl2 से BaCl2 की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है कि एक तो धनायन का आकार बढ़ता है। धनायन का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, विलायक ऊर्जा घटती है क्योंकि चालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, और चालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो क्या होगी, विलेयता घटेगी। चौथा है अपना ऋण आयनों का ध्रुवण। ठीक है, किसी आयनिक यौगिक में ऋण आयनों का ध्रुवण बढ़ने आकार बढ़ने जैसे जैसे बढ़ता है, किसी आयनिक यौगिकों में ऋणायन का आकार जैसे जैसे बढ़ता है तो धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण भी क्या होगा, घट बढ़ता है। अतः यौगिक में सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है, अतः उसी यौगिक की जल में विलेयता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जैसे AgF से अपन AgI की तरफ चलें तो क्या होगा, ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। अब आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्रुवण बढ़ेगा, और ध्रुवण बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा, सहसंयोजक गुण में वृद्धि होगी, और सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है तो क्या होगा, जल में विलेयता घटती है। जल में विलेयता क्यों घटेगी, क्योंकि सहसंयोजक गुणों के आने से वह जल के अणुओं को अपनी चारों तरफ इकट्ठा नहीं होने देंगे और वापस में ही सहसंयोजक बंध बनाकर उस सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, जिसके कारण वो जल में नहीं घुलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है कि CaF2, CaCl2, CoBr2 और CaI2। ठीक है, अगर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो क्या होगा, ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, ध्रुवणता बढ़ेगी, सहसंयोजक गुण में वृद्धि होगी और क्या होगी, विलायकन ऊर्जा का मान घटेगा। नेक्स्ट है अपना सदम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सीडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिसे अपन सदम अक्रिय विन्यास भी कह सकते हैं कि यदि किसी आयनिक यौगिक में धातु आयन के बाह्यतम कोश में सदम अक्रिय गैस विन्यास मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो उसके आयनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं। ठीक है, मतलब स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जल के अंदर अविलय होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल्स अगर अपन बात करें, Ag+ है, Cu+ है, Hg2+ है और Pb+2 है के बाह्यतम कोश में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः AgCl, CuCl, PbCl2 व HgCl2 जल में क्या होते हैं, अविलय या फिर आंशिक विलय होते हैं क्योंकि ये सदम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। छठा है अपना सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट अपन ने यूनिट 5 के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस में ब्रीफली पढ़ा था। ठीक है, देखते हैं इसे कि प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या होता है, वियोजन कम हो जाता है, ये अपने को पता है। इससे क्या कहते हैं अपन, यदि उनके एक आयन समान हो और प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन कम कब होगा, जब दोनों के अंदर अगर एक चार्ज समान होगा तो ही ये कॉमन आयन इफेक्ट वहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव। जैसे यदि जल में HCl उपस्थित हो तो NaCl की विलेयता घट जाती है क्योंकि HCl और NaCl के अंदर Cl- आयन क्या हो गए, कॉमन हो गए, इस वजह से NaCl की विलेयता घट जाएगी। नेक्स्ट है कि क्षारीय समूह के परीक्षण में थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइडों के परीक्षण के लिए NH4OH से पूर्व अपन क्या मिलाते हैं, NH4Cl मिला देते हैं, जिसके कारण NH4OH का वियोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः OH- आयन प्राप्त होते हैं, इसलिए केवल थर्ड ग्रुप के मूलकों का ही हाइड्रोक्साइडों के रूप में क्या होता है, अवक्षेपण होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ध्रुवण शक्ति तथा आयन की ध्रुवणता, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।